अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग केस मैंने तैयार किया है। मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आप कुछ लेक्चर कर दें, तो मैंने कहा कि जैसे अप्रोच होनी चाहिए ना कि आप किस तरह से, अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल या आर्टिकुलर डिसऑर्डर का पेशेंट आ जाए तो उसको किस तरह से आप हिस्ट्री लेंगे, किस तरह से करेंगे। तो मैंने कहा लॉन्ग केस बना लेती हूँ। कोई इसमें स्पेसिफिक डिजीज़ मैंने लिखी है, सिर्फ आपको अगर कोई ऐसा जॉइंट पेन के साथ पेशेंट मिल जाए तो उसकी किस तरह से हिस्ट्री लेनी होगी वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और पिछला मेरा मिल चुका होगा अब तक, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं पिछले महीने बिल्कुल कर ही नहीं सकी थी, होल मंथ आई वाज सो बिज़ी। तो इसको हम देख लेते हैं, हिस्ट्री किस तरह से लेंगे आप मस्कुलोस्केलेटल और आर्टिकुलर डिसऑर्डर की। वही मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि भाई जिस तरह से आपको लेनी है बायोडाटा, उसमें नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक्स पूछ लीजिए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ज़ाहिर है वो जॉइंट पेन बताएगा आपको, या उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे तो फीवर, फटीग, वीकनेस, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जियाज, नोजिया, पुअर एपिटाइट, मलेज, कॉफ, स्पूटम, हेमेचूरिया, प्रेस्थीसिया, nerve palsies and many other symptoms depending upon the organ and the systems involved, अगर वो सिस्टमिक डिजीज़ के साथ है, ठीक है। क्लिनिकल हिस्ट्री में जो हमको मस्कुलोस्केलेटल की डिसऑर्डर का अगर कोई पेशेंट आया तो जिस तरह से मतलब जो हिस्टोरिक फीचर हैं वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो रिवील करते हैं जिससे आप डायग्नोसिस बना सकें। तो कंसिडर पेशेंट्स प्रोफाइल, कंप्लेंट, क्रोनोलॉजी, एक्सटेंट ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है, एज ग्रुप, ठीक है। एज ग्रुप में जैसे SLE और गोनोकोकल आर्थराइटिस है तो दे अकर फ्रीक्वेंटली इन यंग एडल्ट्स, ठीक है। और अगर आप इसी मतलब एज ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं तो RA यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड फाइब्रोमाइल्जिया मिडिल एज में प्रेजेंट करते हैं, और जो पॉली माइल्जिया रोमैटिका है वो एल्डरली में होता है, ठीक है। तो एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्स एंड रेस पे आ जाएं तो जो गाउट है, गाउट, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर कॉमन इन मैन, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, फाइब्रोमाइल्जिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस दे आर फ्रीक्वेंट इन वीमेन। तो आप इससे भी जो है अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं। फिर आपने पूछना है ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इवालुएशन, किस तरह मतलब हुआ उसका ऑनसेट और फिर एवालुएट कैसे हुआ है। एंड एब्रप्ट ऑनसेट इज़ टिपिकल ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस एंड गाउट। और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है, दे हैव मोर इंडोलेंट प्रेजेंटेशन, क्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है। 4 आप सिम्टम ड्यूरेशन पूछें ताकि एक्यूट और क्रॉनिक को आप अलग अलग कर लें। तो एक्यूट जो है वो या तो 6 वीक्स या फिर लेस देन 6 वीक्स, वो एक्यूट कहलाएगा, यानी 1.5 महीना। और क्रॉनिक जो है मोर देन 6 वीक्स होगा, ठीक है। तो एक्यूट आर्थरोपैथीज टेंड टू बी इन्फेक्शियस, क्रिस्टल इंड्यूस यानी गाउट, सूडो गाउट एंड रिएक्टिव, ठीक है। तो ये एक्यूट होती हैं। Chronic conditions may include inflammatory, non-inflammatory और immune mediated। उसमें osteoarthritis हो सकता है, rheumatoid arthritis, polymyositis and non-articular disorders, for example fibromyalgia। पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट अब देखें आप, क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको क्रॉनिक मिलेगा, ठीक है। एडिटिव यानी कि पहले एक जॉइंट में शुरू हुआ फिर दूसरे जॉइंट उसके ऐड होते गए, वो किस तरह आपको मिल सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में मिल सकता है। इंटरमिटेंट क्रिस्टल यानी गाउट, सूडो गाउट और लाइम आर्थराइटिस में मिल सकता है। माइग्रेटरी यानी कि एक जॉइंट में पहले शुरू हुआ फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरे जॉइंट में शुरू हो गया फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, तीसरे में शुरू हो गया, इसको हम माइग्रेटरी कहते हैं। तो ये टिपिकल ऑफ रूमेटिक फीवर होता है, या गोनोकोकल और वायरल में भी मिल सकता है आर्थराइटिस में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट की, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व डिफाइंस द कंप्लेंट एज, अगर एक जॉइंट है तो मोनो आर्टिकुलर होगा। किस में ज़्यादा कॉमन है, क्रिस्टल यानी कि गाउट, सूडो गाउट और सेप्टिक आर्थराइटिस में आपको एक जॉइंट में मिल सकता है, ठीक है। ओलिगो आर्टिकुलर हम कब कहेंगे, जो 2 या 3 जॉइंट अगर हो
तो वो भी 2 या 3 जॉइंट क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस में भी हो सकते हैं, यानी गाउट, सूडो गाउट एंड सेप्टिक आर्थराइटिस में मिल सकते हैं। फिर अगर पॉली आर्टिकुलर हो, पॉली आर्टिकुलर किसे कहेंगे हम, 4 या मोर देन 4 जॉइंट इन्वॉल्व, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको मिल सकते हैं। 7 चीज़ क्या है, नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर। अभी मैं आगे चल के ना आपको आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर का डिफरेंस बताती हूँ। नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स में भी क्लासिफाइड एज फोकल। फोकल यानी कि पेशेंट एक पॉइंट पे जो है वो बता रहा होगा दर्द, तो टेंडिनाइटिस की वजह से हो सकता है वो, या कार्पल टनल सिंड्रोम हो गई है उसकी वजह से हो सकता है। वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत सारी जॉइंट्स में अगर है तो पॉलीमायोसाइटिस में हो सकता है या फाइब्रोमाइल्जिया में हो सकता है। अब 8 आपने देखना है सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट की। सिमेट्रिक आपको RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल सकती है, नॉन सिमेट्रिक आपको गाउट में मिल सकती है, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में होती है, ठीक है। और सोरियाटिक मे बी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो किस में मिल सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी लेटर जाके सिमेट्रिक पॉली आर्थराइटिस हो जाता है, या ऑस्टियो आर्थराइटिस कभी नॉन सिमेट्रिक भी होता है और सिमेट्रिक भी मिल सकता है, ठीक है। 9 आप क्या देखेंगे कि अपर वर्सेस लोअर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्वमेंट। तो अपर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्वमेंट इज मोर कॉमन इन ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। लोअर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्वमेंट इज मोर कॉमन इन गाउट और रिएक्टिव आर्थराइटिस। 10 नंबर पे आप देखेंगे स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कॉमन इन ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस but is infrequent in rheumatoid arthritis with notable exception of cervical spine। यानी cervical spine सिर्फ इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बाकी जो है thoracic और lumbar spine इसमें नहीं होती है, ठीक है। 11 आप पूछेंगे प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स। पेशेंट आपको बताया गया तो उसको चोट लग गई थी, ट्रॉमा की अगर है तो ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है, या मेनिस्कल टीयर हो सकता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्विनिडीन, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से स्टैटिन जॉइंट पेन होने लगता है। रीसेंट इन्फेक्शन या तो हुआ है तो रिएक्टिव आर्थराइटिस में मिल सकता है, हेपेटाइटिस में मिल सकता है, चिकनगुनिया की बहुत सारे पेशेंट आके कंप्लेंट कर रहे हो गए थे 6 महीने पहले हमें हुआ था, अब हमारे जोड़ों में दर्द है, ठीक है। अब इसके अलावा आपने और क्या पूछना है, कोमॉर्बिडिटीज़ पूछें आप। डायबिटीज़ मेलाइटस में कार्पल टनल सिंड्रोम कॉमन होता है। इस तरह अगर रीनल इंसफिशेंसी है तो उसमें आपको गाउट मिल सकता है। डिप्रेशन या इंसोम्निया की अगर कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट तो फाइब्रोमाइल्जिया में ऐसा हो सकता है। माइलोमा अगर पेशेंट को हो तो स्पाइनल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कैंसर अगर हो तो पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस आपको पता है कि वो मिल सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आ सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर ले रहा है तो ऑस्टियोनेक्रोसिस, सेप्टिक आर्थराइटिस ये मिल सकते हैं। डायूरेटिक्स या कीमोथेरेपी अगर ले रहा है तो गाउट के साथ प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट, ठीक है। अब ना ड्रामेटिक रिव्यू ऑफ सिस्टम्स पूछ लीजिए, यानी उसमें फीवर पूछना है आपको, स्टिल्स डिजीज़ में हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है फीवर। रैश, SLE सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपको मिल सकता है। नेल एबनॉर्मेलिटी सोरियाटिक आर्थराइटिस में जो है वो पिटिंग ऑफ नेल मिल रही होती है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी नेल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। माइल्जियाज अगर है तो फाइब्रोमाइल्जिया में मिल सकता है। स्टैटिन यूज़ और ड्रग इंड्यूस्ड मायोपैथी उसमें मिल सकते हैं। वीकनेस, पॉलीमायोसाइटिस या न्यूरोपैथी अगर हो गई है पेशेंट को तो मिल सकता है आपको। अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट विद मस्कुलोस्केलेटल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मतलब ये कि सिस्टमिक अगर डिजीज़ है तो आपने क्या क्या चीज़ देखनी है, आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं अगर तो आइज़ आप देख लें। आइज़ में स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, यूवियाइटिस, बीसेट डिजीज़, सार्कोइडोसिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, इनमें जो है ना आई साइंस आपको मिल सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होता है, जैसे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में तो पेशेंट जो है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, ये सारे कंप्लेंट कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ अगर हो तो डायरिया और उसके साथ प्रेजेंट होता है ब्लीडिंग इन स्टूल्स। नंबर 3 जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, वो रिएक्टिव आर्थराइटिस में, मतलब या अगर पेशेंट 1-2 जॉइंट के पेन के साथ आया तो आप हिस्ट्री लें कि उसको UTI तो नहीं हुआ था या गोनोकोका है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट जो है वो वेस्कुलाइटिस में हो सकती है, इवन SLE में हो सकती है, लाइम डिजीज़ में हो सकती है, ठीक है। तो सारे सिस्टम्स जब आप एग्जामिन करेंगे तो उस नज़रिए से आप करें। पास्ट हिस्ट्री में अब ये तो
स्पेसिफिक फॉर जॉइंट मैंने बता दी। तो पास हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हर पेशेंट का हर चीज़ आपने पूछनी है ना। तो अल्कोहल यूज़ पूछें, केज क्वेश्चनियर, कट डाउन, एनॉइड, गिल्टी, आई ओपनर, ये मैं एक दफ़ा पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेडिकेशंस आप लें, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन से आर्थ्रैल्जिया, माइल्जियाज हो रहे होते हैं, मसल वीकनेस हो रही होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, और ये सारी चीज़ें आप लेंगे, ठीक है। पर्सनल हैबिट्स पूछिए। नंबर 4 सेक्सुअल एक्टिविटी, पार्टनर्स, होमोसेक्सुअल रिलेशन, रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपको मिल सकता है। ट्रैवल, इंजेक्शन, ड्रग यूज़, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी इससे रेलिवेंट हैं, लेकिन ये कि आपको पूछनी है सब में। रिमोट और रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू ड्रग्स। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आ जाएँ। अब फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में कितनी चीज़ें मिल सकती हैं आपको मुख्तलिफ, अगर आप आर्टिकुलर और इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स अगर देखें। In many patients, physical examination is normal. Nevertheless, physical examination is very important. Some findings point towards musculoskeletal rheumatic disorders like abnormalities of the nails, psoriatic arthritis में आपको पिटिंग मिल जाएगी, reactive arthritis। फिर या तो फिर आप हैंड्स एग्जामिन कर रहे हैं तो उसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिल जाएंगे। रैश मिलेगा आपको, बटरफ्लाई रैश फॉर SLE। सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपको डॉर्सम ऑफ हैंड्स या एक्सटेंसर सर्फिसेज में जो है वो स्केली और शाइनी पैचेस मिल जाते हैं। फीवर, स्टिल डिजीज़ जैसे अगर है तो उसमें फ़ीवर भी मिल जाएगा, या वेस्कुलाइटिस में भी हो सकता है। अब सारे आपने एग्जामिनेशन करने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट का आपने किया, लिख मैंने इसलिए दिया है, हर एक में आपको देखना है। फोकस, इंस्पेक्शन करें, फोकस ऑन सिमेट्री और मूवमेंट्स ऑफ द शेप ऑफ द मूवमेंट्स एंड शेप ऑफ द चेस्ट, पैल्पेशन, ट्रेकियल पोजिशन, एक्सपेंशन, apex beat, percussion, dullness, indicative of pleural effusion, hyperresonance, sign of emphysema, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, इसमें जो है वो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने हर चीज़ देखनी है। ऑस्कल्टेशन, वीजेस, रेल्स, रोंकाई, प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी फेज, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स which are clues to disorders of the airways and interstitial edema और fibrosis। सही है, जो भी मिल जाए आपको। Abdominal examination में आप examine when patient in the supine position. It should be noted whether there is a paradoxical movement of the abdomen, inward motion during inspiration जो होती है, a sign of diaphragmatic weakness. Inspect for any asymmetry, any bruising, ascites and edema. पैल्पेशन, पॉ, टेंडरनेस और विस्ट्रोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली आपको स्टिल डिजीज़ में मिल सकती है। ऑस्कल्टेशन वो गट साउंड, एनी ब्रूट, ठीक है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस हो या फिर क्या होता है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ, तो आपको कितने सारे साइंस मिल सकते हैं अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ जो है आर्थराइटिस हुआ है। CNS एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वो रिवील कर सकता है क्या न्यूरोपैथी और नर्व पैल्सीज, लाइम डिजीज़ में मिल सकते हैं आपको, या फिर न्यूरोपैथी जो है वेस्कुलाइटिस में मिल सकती है, ठीक है। अब देखें, द गोल ऑफ musculoskeletal evaluation is to formulate a differential diagnosis that leads to an accurate diagnosis and timely therapy while avoiding excessive diagnostic testing and unnecessary treatment। अब देखें ना, हमारे पास पेशेंट आया, आप 4-5 दिन की हिस्ट्री दे रहे हो और आप जी वो उसका ANA भी करा रहे हैं और पता नहीं क्या NTCC भी करा रहे हैं, तो मतलब देखें तो आप एक्यूट ऑनसेट में तो वो हो ही नहीं सकते ना। तो इस तरह के टेस्ट बिल्कुल अगर आप सही से हिस्ट्री ले लें तो बहुत सारे हम जो फजूल में करा लेते हैं गलत सलत, वो आप ना पैसे खर्च करवाएं, ठीक है। देर आर सेवरल अर्जेंट कंडीशंस दैट मस्ट बी डायग्नोज प्रॉम्प्टली टू अवॉइड डैमेज एंड मॉर्बिडिटी। तो उसमें रेड फ्लैग साइंस हैं, वो याद रखें कि वो क्या होते हैं। यानी कि रेड फ्लैग डायग्नोसिस इंक्लूड सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी कि पेशेंट ना सिवियर पेन में आएगा, उसको जो है एडिमेटस ज्वाइंट हो रहा होगा और टेंडर होगा, या एक्यूट क्रिस्टल इंड्यूस आर्थराइटिस हो, ये रेड फ्लैग साइंस हैं, ठीक है। गाउट या फिर फ्रैक्चर हुआ हो पेशेंट को, कभी कभार होती है, ट्रॉमा की हिस्ट्री भी नहीं मिलती है तो आप फ्रैक्चर कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये कि सूडो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में, या उनको हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी है, या फिर मल्टीपल माइलोमा है, कुछ भी है, ठीक है। मोस्ट पेशेंट्स विद मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स कैन बी डायग्नोज विद अ थरो हिस्ट्री एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। अब मैं आपको ये बता दूं, कई दफ़ा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब लॉन्ग केस आता है ना हमारा, तो आप ये ना समझें कि सिर्फ डायग्नोसिस अगर आपने कर दी और वो सही है जो फाइल में लिखी हुई है तो आप पास हो जाएंगे, हरगिज़ भी नहीं।
डायग्नोसिस तक आप पहुँचे कैसे, वो एग्जामिनर आपका देखना चाह रहा होता है कि आप किस तरह से आपने हिस्ट्री ली, क्या चीज़ एक्सक्लूड की, क्या चीज़ इंक्लूड की, तो वो आपसे चेक करना चाह रहे होते हैं। बेशक आप डायग्नोसिस कुछ और बना दें, मेरा तो ये तजर्बा है, डायग्नोसिस भले फ़ाइल में कुछ और लिखी हुई है, लेकिन अगर आप उसी तरह से आप चले और आपने सारी चीज़ें पेशेंट से पूछी, सब कुछ आपने इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया, वहाँ 3 एग्जामिनर जो बैठे हुए होते हैं वो सुन रहे होते हैं, तो आप ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो देखे हुए पेशेंट अगर आ जाते हैं ना, उसमें तो बंदा फेल ही हो रहा होता है, क्योंकि डायग्नोसिस पहले से पता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आई भी होती हैं आपको कि भाई ये तो पूछने की आप समझते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डायग्नोसिस पता है। तो ये देखें आप, थरो हिस्ट्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे तो आप नैरो डाउन कर लेंगे डिफरेंशियल, ठीक है। इनिशियल एनकाउंटर शुड डिटर्मिन वेदर द मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट सिग्नल्स आर रेड फ्लैग कंडीशन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेप्टिक आर्थराइटिस होगा या गाउट होगा या फ्रैक्चर होगा, ये अर्जेंट यानी कि इनका आपने ट्रीटमेंट करना है। द एवेलुएशन शुड असर्टेन इफ़ द कंप्लेंट इज़, अब आपने क्या चीज़ देखनी है कि पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ आया है जॉइंट की, तो वो आर्टिकुलर है और नॉन आर्टिकुलर है, पहले आप ये डिसाइड कर लें। फिर आपने क्या देखना है, दूसरी चीज़ इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी है। अभी मैं बताती हूँ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको एक्यूट क्रॉनिक पता चल जाएगा। लोकलाइज्ड मोनो आर्टिकुलर है, जनरलाइज्ड या पॉली आर्टिकुलर है। पहले ये 4 चीज़ें आप दिमाग में रख लें कि आपने हर पेशेंट से ये 4 चीज़ें क्लियर करने लेनी पहले, ठीक है। तो द टर्म आर्थ्रेल्जिया, जो जॉइंट पेन को हम कहते हैं, इज़ नॉट सिनोनिमस विद आर्थराइटिस, with the latter implying pathology of articular structures. Arthralgia is common and may be a symptom of arthritis. अब arthritis क्या है, मतलब ये कि जिसमें आर्टिकुलर स्ट्रक्चर की अगर पैथोलॉजी है तो वो आर्थराइटिस कहलाएगा। सिर्फ आर्थ्रेल्जिया जो है वो सिनोनिमस नहीं होता है आर्थराइटिस से, ठीक है, लेकिन आर्थ्रेल्जिया आर्थराइटिस में हो सकता है, होता है। बाय आंसरिंग ऑल द 4 क्वेश्चंस, यानी कि आर्टिकुलर है, नॉन आर्टिकुलर है, इन्फ्लेमेटरी है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, फोकल है, वाइड स्प्रेड है, यानी मोनो आर्टिकुलर है या पॉली आर्टिकुलर है, ठीक है। ये सारे आपने अगर क्वेश्चंस के जवाबात हासिल कर लिए हैं तो मस्कुलोस्केलेटल प्रेजेंटेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी। अब आप कर लेंगे, जब ये 4 चीज़ें आपने देखी तो आप इस तरह से डिस्क्राइब कर देंगे कि इन्फ्लेमेटरी मोनो आर्थराइटिस और क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी नॉन आर्टिकुलर वाइड स्प्रेड या पॉली आर्थराइटिस, टू नैरो डाउन द डायग्नोसिस। पहले तो आप ये इस तरह से समझ लें, ठीक है। मैनी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स रिजेंबल ईच अदर एट द outset and some may take weeks or months to evolve into a recognizable diagnostic entity. This consideration should temper the desire to establish a definitive diagnosis at the first encounter. ये नहीं कि पहले पेशेंट आया एक जॉइंट के साथ बस आपने उसी वक्त जो है अपनी डायग्नोसिस जो है वो कर ली। अब देखें तो कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो क्रॉनिक उसका पीरियड पूरा हो गया है, नहीं एक जॉइंट था उसका, फिर दूसरे जॉइंट इन्वॉल्व हो गए, किस तरह से, ठीक है। तो पहले एनकाउंटर में आप जो है वो परफेक्ट डायग्नोसिस की कोशिश ना करें। अब आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर में आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं और नॉन आर्टिकुलर कौन से हैं, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटल इवैल्यूएशन मस्ट डिटरमिन द एनाटॉमिक ओरिजिन ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेंट, किस एनाटॉमिक ओरिजिन से वो कंप्लेंट या पेन उसका हो रहा है, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर अ थरो एग्जामिनेशन, बहुत सही से आपको एग्जामिनेशन करना है, यानी कि अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है ना वो सब आपने एग्जामिन करना है ठीक तरीके से, ठीक है। तो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में पहले आप समझ लें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। साइनोवियम है, साइनोवियल फ्लूइड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स हैं, जॉइंट कैप्सूल है और सिर्फ जक्स्टा आर्टिकुलर बोन है। ये सारे आर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? सपोर्टिव एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स, टेंडन्स, बर्सा, मसल, फेशिया, बोन, नर्व, ओवरलाइंग स्किन, ये सारे नॉन आर्टिकुलर हैं, ठीक है। आर्टिकुलर जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर चीज़ें हैं ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें
आर्टिकुलर होती हैं। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स आर डिस्टिंग्विश बाय डीप और डिफ्यूज पेन्स। उसमें ना लोकलाइज नहीं कर सकता पेशेंट के इस जगह पे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। डीप और डिफ्यूज पेन होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी ऑन एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। यानी पेशेंट को अगर आप कहेंगे, जैसे वो कह रहा है रिस्ट में दर्द है, आप कहें ज़रा हिलाओ, तो वो अगर ख़ुद भी हिलाएगा तो ये एक्टिव मूवमेंट हो गई ना, तो उसमें भी लिमिटेड रेंज मिलेगी आपको। और ख़ुद आप जब करेंगे यूं यूं तो उसमें आपको भी जो है ना लिमिटेड रेंज मोशन की मिलेगी। और स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग किस वजह से हो सकती है? साइनोवियल प्रोलिफरेशन हो रही है, कोई ऐसा पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है अंदर, या इफ्यूजन हो रहा है, या बोनी एनलार्जमेंट हो रही है, क्रेपिटस आपको सुनाई दे सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जॉइंट की लॉकिंग हो सकती है, या डिफॉर्मिटी हो सकती है। ये सब जो है अगर चीज़ें पेशेंट में हैं तो आप आर्टिकुलर उनको समझेंगे कि ये आर्टिकुलर डिसऑर्डर है। मतलब सबसे मेरा ख्याल में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एक्टिव और पैसिव मूवमेंट करके देखेंगे ना, तो दोनों में लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी, ठीक है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। बाय कंट्रास्ट नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स टेंड टू बी पेनफुल ऑन एक्टिव। जब पेशेंट खुद कर रहा होता है ना, तब तो उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन जब आप पैसिव मूवमेंट करते हैं तो उसमें कोई जो है रेंज ऑफ मोशन में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कितने पेशेंट्स को देखें तो फिर ये कोई इस तरह से आ नहीं सकता। तो आप हर पेशेंट का अच्छी तरीके से करके देखा करिए। और पेरी आर्टिकुलर कंडीशन यानी कि जो आर्टिकुलर हैं डिमॉन्स्ट्रेट पॉइंट ऑफ फोकल टेंडरनेस। पेरी आर्टिकुलर से नॉन आर्टिकुलर ही होता है वो, तो उसमें ना पेशेंट स्पेसिफिकली बताएगा कि यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे दर्द है, इस जॉइंट की इस जगह पे दर्द है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकुलर वाला है वो डीप पेन बताएगा, वो कोई एक जगह पे उंगली नहीं रखेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉइंट ऑफ फोकल टेंडरनेस इन रीजन एडजेसेंट टू द आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेकिन ये कि आर्टिकुलर ही स्ट्रक्चर के आसपास तो हैं वो सारी चीज़ें। इट मे रेडिएट और मे बी इलिसिटेड विद अ specific movement or position and have physical findings removed from the joint capsule। जॉइंट कैप्सूल से ज़रा दूर होती हैं और पेशेंट बताता है कि जब मैं इस तरह हाथ मोड़ता हूँ तो दर्द होता है, या ऊपर हाथ उठाता हूँ तो होता है, ऐसे कुछ बताएगा वो। नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर सेल्डम डिमॉन्स्ट्रेट स्वेलिंग। उसमें स्वेलिंग भी नहीं होती, क्रैपिटस भी नहीं होते, इंस्टेबिलिटी भी नहीं होती, डिफॉर्मिटी भी नहीं होती, ठीक है। तो ये नॉन आर्टिकुलर, आर्टिकुलर आपने अच्छी तरह एग्जामिन करके पैसिव एक्टिव मूवमेंट देख के पेशेंट से सारा पूछ के आपने डिटर्मिन कर लिया कि ये आर्टिकुलर है या नॉन आर्टिकुलर है, ठीक है। अब क्या क्या अब देखें आपके इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी, ये दूसरा पॉइंट है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में अब क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं इन्फ्लेमेटरी, यानी नाइजीरिया गुनोरी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। क्रिस्टल इंड्यूस्ड हो सकते हैं इन्फ्लेमेटरी, यानी गाउट, सूडो गाउट। इम्यून रिलेटेड हो सकते हैं, यानी रोमेटोइड आर्थराइटिस या सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। रिएक्टिव हो सकते हैं, रूमेटिक फीवर, रिएक्टिव आर्थराइटिस। और इडियोपैथिक भी हो सकते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में बी सजेस्टेड बाय एनी ऑफ द 4 कार्डिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या क्या होगा वो? एराइदीमा होगा, वार्मथ होगी यानी कि रेडनेस होगी, ऊपर वार्मथ होगी, आप चेक करके जब देखेंगे टेम्परेचर तो वहाँ पे गर्म होगा, पेन होगा और स्वेलिंग होगी, यानी टेंडरनेस भी होगी, ठीक है। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट आपको मिल सकती है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, फीवर, रैश, वेट लॉस। देन लैब एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिल जाएंगे। जब आप टेस्ट कराएंगे तो ESR बढ़ा हुआ आ जाएगा, CRP बढ़ा हुआ आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल रहा होगा, एनीमिया और हाइपोएल्बुमिया। इन चीज़ों से आप समझ लें कि ये इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। आर्टिकुलर स्टिफनेस विद ऑफ्टन accompanies chronic musculoskeletal disorder. The duration of inflammation may be prolonged hours with inflammatory disorders, यानी कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका है तो आप उनसे पूछेंगे कि सुबह जब उठते हैं तो मतलब ये कि बिल्कुल मुट्ठी जैसे बंद होती है, ठीक है, और फिर उसको खोलने में बड़ी मुश्किल होती है ना। जब पेशेंट एक्टिविटी करता है अपना डेली रूटीन तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती है, लेकिन उसको 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एंड इम्प्रूव विद एक्टिविटी। तो इन्फ्लेमेटरी की निशानी ये होती है कि स्टिफनेस होती है और वो एक्टिविटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। बाय कंट्रास्ट शॉर्ट लिव्ड और इंटरमिटेंट स्टिफनेस, जिसको हम जेल फिनोमेना भी कहते हैं, इज टिपिकल ऑफ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी
पेशेंट कहेगा कि सुबह ना मुट्ठी खोलने में मुश्किल होती है, लेकिन वो ब्रीफ होता है बिल्कुल, यानी कि आधे घंटे से भी कम में, लेस देन 45 मिनट में सही हो जाएगा, एंड इट इज़ एक्सरबेटेड बाय एक्टिविटी। तो ये पॉइंट जो है ना वो डिफ्रेंशिएटिंग है। आप पेशेंट से पूछेंगे कि जब आप घर के काम वाम कर रही होती हैं, अगर कोई फीमेल है, तो ये ठीक हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? तो अगर वो कहे ठीक हो जाता है तो फिर ये संगीनी की तरफ इशारा कर रहा है कि इसको इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। और अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी है तो वो कहेगा कि एक्टिविटी से वो एक्सरबेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बहुत याद रखने की हैं। फटीग में भी प्रोफाउंड विद इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है फटीग की पेशेंट कंप्लेन करेगा, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, बट मे ऑल्सो भी सीन विद फाइब्रोमाइल्जिया। अब नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है फाइब्रोमाइल्जिया, लेकिन फिर भी उसमें फटीग होगी, क्रॉनिक पेन, पुअर स्लीप, डिप्रेशन, एनीमिया, कार्डिक फेलियर, एंडोक्रिनोपैथी, मैल न्यूट्रिशन और क्रॉनिक इलनेस, इन सब में आपको फटीग मिल सकती है। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में भी रिलेटेड टू ट्रॉमा की वजह से हो गया नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। रोटेटर कफ टियर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और या फिर रिपीटेटिव यूज़, अगर मतलब पियानो बजा रहे हैं या फिर टाइपिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो उस वजह से उंगलियों में दर्द हो गया। टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस की वजह से, बर्साइटिस होता है रिपीटेटिव यूज़ ऑफ मसल एंड जॉइंट। ठीक है, डीजेनरेटिव हो सकता है, वो किस में होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, न्यूप्लाज्म की वजह से हो सकता है। पिगमेंटेड विलोनोड्यूलर साइनोवाइटिस अगर हो गया है, या पेन एम्प्लीफिकेशन मैं फाइब्रोमाइल्जिया में पूरा आपको एक लेक्चर कर चुकी हूँ फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, कि उसमें पेशेंट को जो है ना जेनेटिकली उसके जो असेंडिंग पाथवेज है ना उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि सेंसरी पाथवेज की, तो उनको पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, तो पेन एम्प्लीफिकेशन फाइब्रोमाइल्जिया में, हालांकि नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन जो है वो उसमें आपको ये सब मिल सकता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद पेन विदाउट स्वेलिंग ऑफ वॉर्म। अब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें कोई वॉर्म पेन होगा, वॉर्म नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, वो तो दूसरे हर्बर्डन नोड्स वगैरह बन जाते हैं, वो क्रॉनिसिटी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो वाली स्वेलिंग नहीं होती जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी और सिस्टमिक फीचर्स कोई नहीं होंगे, आप ESR CRP करा लेंगे, वो सब नॉर्मल आ जाएगा। इंटरमिटेंट जेल फिनोमिना और होगा, यानी कि अगर स्टिफनेस होगी भी तो वो बहुत 45 मिनट्स से पहले ख़त्म हो जाएगी, और पेशेंट अगर एक्टिविटी करेगा अपना, मतलब जो घर के काम है, तो उनसे ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और नेगेटिव लैब वर्कअप जैसे मैंने बताया आपको आ जाएगा। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी का। Musculoskeletal complaints can be refined and categorized by noting the chronology, pathology, locale and distribution of the complaint. For example, acute inflammatory monoarthritis, chronic non-inflammatory non-articular polyarthritis. ठीक है, this approach relies on clinical and historic features rather than laboratory testing to diagnose the most common rheumatic disorders. तो अगर आप हिस्ट्री इस तरह से ले लेंगे ना, तो आप रेलेवेंट ही इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, मतलब आप अलग टिप इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे पेशेंट की, आप सोच समझ के कराएंगे। और किस वक्त करानी है? क्रॉनिसिटी अगर पूरी हो चुकी है, पेशेंट का स्पेसिफिक ये आ रहा है, तो फिर कराएंगे ना आप। A simpler alternative approach would consider the most commonly encountered conditions first, based on the age of the subject. The most prevalent causes of musculoskeletal complaints according to age should be considered, because trauma, fracture, low back pain, overuse syndromes and fibromyalgia are among the most common cause of musculoskeletal pain. These should be considered with each new encounter. पहले आप कॉमन चीज़ें कंसिडर करें. If excluded, other frequently occurring disorders should be considered according to the patient's age. Hence, those under 60 years are commonly affected by repetitive use strain disorders, gout, men only, rheumatoid arthritis, spondyloarthritis and uncommonly infectious arthritis. यानी कि अगर 60 years से कम है, पेशेंट ओवर 60 अगर, तो फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, सूडो गाउट, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर एंड अनकॉमनली सेप्टिक आर्थराइटिस।
Notably, these conditions are between 10 and 100 times more prevalent than other serious autoimmune conditions such as SLE, systemic sclerosis, scleroderma, polymyositis and vasculitis. तो पहले ही आप ये ना सोचते हैं, ये तो रेयर डिसऑर्डर्स है ना, आप पहले जो है वो कॉमन चीज़ें आप सोचिए. अच्छा, फिर ना एक बहुत अच्छा सा ये चार्ट है, तो आप देखें मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट के साथ अगर पेशेंट आया, इनिशियल रूमेटिक हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम to determine number 1 is it articular, number 2 is it acute or chronic, number 3 is it inflammatory or non-inflammatory, number 4 how many which joints are involved. ठीक है, अगर acute focal और mono articular है, no कह रहे हैं, it is articular. ठीक है, तो आप ये देखें, अगर yes कह रहा है, mono articular है, acute है, focal है, consider red flag signs जो आपको मिल सकते हैं गाउट में, सेप्टिक आर्थराइटिस में, फ्रैक्चर में, वेस्कुलर इस्कीमिया, कार्पल टनल सिंड्रोम में. ठीक है, अब अगर एक्यूट और फोकल नहीं है और मोनो आर्टिकुलर भी नहीं है, तो आप देखें इज़ इट आर्टिकुलर, तो आप अगर वो आपको जवाब मिला कि नो, तो नॉन आर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, फाइब्रोमाइल्जिया, पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, मायोपैथीज और मायोसाइटिस. ठीक है, अब अगर आर्टिकुलर है, ये तो आर्टिकुलर नहीं था, आर्टिकुलर है तो आप पूछें कंप्लेंट मोर देन 6 वीक्स है, नो तो एक्यूट है. एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउट, सूडो गाउट, रिएक्टिव आर्थराइटिस, इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉनिक आर्थराइटिस.